खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब, तार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें और फिर इसके बाद हमारे साथ होंगे मारूफ कानूनदान और सियासतदान जनाब एतजाज़ अहसन साहब। मगर मैं जल्दी से कुछ खबरें बता दूं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पर कुछ इल्ज़ामात सामने आए। एक और जज साहब की तरफ से गिलगित बल्तिस्तान से, उस पर बात करेंगे, इसकी क्या अहमियत हो सकती है। हुकूमती इत्तेहाद पुरानी तनख्वाह पर ही काम करता नजर आता है और इसके साथ बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ किन तीन को माइनस कर देना चाहते हैं, क्या खेल है। और चीनी के बाद आटे के बुरान की आमद, हुकूमत के जो इक़दाम है वो सोशल मीडिया की कैंपेन्स ही रहेंगी या आवाम को भी कुछ मिलेगा। जनाब एतजाज़ अहसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर। बस मैं एक सवाल फिर बाकी दोस्त पूछते हैं आपसे कि ये फरमाइए कि ये जो टाइमिंग है, 2 साल बाद उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कि जी उन्हें कुछ कहा गया, इसकी वेरासिटी के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है। और क्या जो ऑन गोइंग केसेस हैं शरीफ खानदान और ख़ास तौर पर मरीम साहिबा पर, उस पर इसके कोई असरात मुरतब हो सकते हैं, शरीफ फैमिली को कोई रिलीफ मिल सकता है। जनाब एतजाज़ अहसन साहब, पहली तो बात यह है काजी साहब के ऐसे किसी एफिडेविट या किसी दस्तावेज की कोई वक़्त नहीं है अदालत के सामने। मैंने जब मरियम बीबी ने पेश किया था वो टेप, वो मलिक अरशद वाली, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सारी मुस्लिम लीग नवाज की तमाम लीडरशिप ने बैठ के उनके साथ, मैंने उसी वक्त कहा था कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तब है जब ये मुद्दई बने और अदालत में पेश होके और इसको इस दस्तावेज को पेश करें या अपना एफिडेविट वहां दें और वहां उन पे जिरा हो। ये जब तक नहीं होता इसकी कोई, ये बाहर फिरते रहे, आपके हाथ में आए, मेरे हाथ में आए, इसके कॉलम में इसका जिक्र आए, पूरा कॉलम में छप जाए, सुर्खियां लग जाए, कोई वक़्त नहीं है इसकी कानून की निगाह में। जब तक ये अदालत में खड़े होके चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान वहाँ बयान नहीं देते, और बयान जब देते हैं तो फिर उनकी जिरा को मौका नहीं मिलता, और जिरा में के बाद इनके मुतजाद बयानात अगर कोई देना चाहे तो वो नहीं देता। एक प्रोसेस है, और इसमें ये इस किस्म की बात साबित करना कि जी उसने कहा, क्या कहा, किसने कहा, किसको कहा, ये तो सारा हियर से है। वो कहते हैं टेलीफोन किया साकिब निसार साहब ने अपने रजिस्ट्रार को, अब वो रजिस्ट्रार को किया कि किसी और को किया, वो दूसरी तरफ तो नहीं देख रहे थे। आप तो साकिब निसार के साथ गिलगित बल्तिस्तान में बैठे हुए थे। फिर कहते हैं कि जी वो, अब ये बड़ा अनहोनी सी बात लगती है कि एक जज को कहना हो कि आप एक बड़े अहम केस में फैसला इस तरह करें, और मैं उसके लिए वसीला कोई मतलब रजिस्ट्रार ढूंढूं, किसी जज को ही अगर आपने मैसेज देना है तो मैसेज कम से कम जज की तरफ से जाना चाहिए या उससे डायरेक्ट बात होनी चाहिए। तो ये इनकी मुझे लगता है बड़ी खाम किस्म की कोशिशें इन्होंने बहुत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपने कहा ये हमेशा लाडले बच्चे हैं अदलिया के। एक तो कोई चीफ जस्टिस हो तो एक अननोन जज के सामने मेरा ख्याल है ऐसा मैसेज नहीं देगा। आज उनके सारे वुज़रा कह रहे हैं, इससे साबित हो गया नवाज शरीफ और मरियम नवाज सब बेगुनाह है। इस जो उन्होंने खबर दी है अखबार में छपी है, न्यूज़ में, आप क्या समझते हैं ये अदालतों को दबाव में लाने के लिए कर रहे हैं या कोई इन्हें फेवर भी मिलेगी? इनके तरीका ये रहा है जी, आप देखें हर वक्त बात कर देनी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी और टेप निकाल देनी, टेप को अदालत में नहीं देनी। मैंने कहा ये टेप अरशद मलिक वाली अगर मुस्लिम लीग ले जाए, आज ही जाए, और कल ये परसों बरी होके आ जाएगा नवाज शरीफ, और अब से ये मुस्लिम लीग नवाज की हिरासत में। ये इनका एक तरीका है। अब ये दस्तावेज छोड़ दी इन्होंने, अब दस्तावेज को लेके जाएं। कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने अहम 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के बारे में फैसला कर रहा होगा, एक पैगाम दे रहा होगा कि इसको जमानत ना होने दो, इसकी बेटी की जमानत ना होने दो, और वहाँ कोई और आदमी बैठा हो, और आदमी भी ऐसा जिसकी उन्होंने एक्सटेंशन पे असरअंदाज हुई है उनकी ऑब्जर्वेशन, और उनके उस आदमी के खिलाफ वो ऑब्जर्वेशन, ये किस तरह, ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन अदालत रैशनैलिटी पे और लॉजिक और मंतक के तकाजों पे चलती है। ये 4 दफा तो इन्होंने देखे मनी ट्रेल का इशारा किया,
मनी ट्रेल दी नहीं। एक दफा असेंबली में, कौमी असेंबली में कहा ये है वो दस्तावेजात, फिर इनके बेटे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे हैं, और वो पैसे मिल गए थे, दोस्तों ने दे दिए थे, बोला और बहुत सारे सऊदी अरब में जब हम थे तो बहुत दोस्तों ने दे दिए और हमें से वापस भी नहीं मांगी, तकाजा किया ताकि वो टैक्स। दूसरा बेटा का बयान कि मैं किराएदार हूँ, मैं तो यहाँ किराएदार के तौर पे रहता हूँ। अच्छा चौधरी साहब, ये गुजारिश है, राना शमीम साहब के लिंक्स नून लीग से भी बनते हैं, उनके बेटे को भी, इनके बेटे को भी, साहबजादे को भी उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया था अपने दौर में। साहिबाल में कुछ कर लगता है कि नून लीग के करीब है, क्या सिर्फ पीसीओ वाली बात भी, और ये गालबन पीसीओ जज भी रहे हैं, तो क्या इससे ये जो लेटर अभी ना किसी अदालत के पास पहुंचा, ना किसी सरकारी हुकूमत के किसी अदारे के पास पहुंचा, एक अखबार में है, तो इसकी कानूनी हैसियत कोई है? कोई नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ रफी साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ कि कोई हैसियत कानूनी, जनूनी, फनूनी किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है। और ये जब तक देखिए, इनको चाहिए, ये इनकी अगर शिकायत है, वो शमीम चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान शमीम को ही अगर शिकायत है, वो शिकायत वो जाके मुद्दई बने और अदालत में पेश करे। ये अजब बात है कि लंदन में ही जाके, जहाँ मियाँ साहब भी बैठे हैं, वहीं से जाके नोटरी पब्लिक वो एफिडेविट देता है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं दिया जा सकता? पाकिस्तान में देते। चौधरी साहब, आपने कहा कि इसकी लीगल पोजीशन के हवाले में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाह रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुला लिया अपना चीफ जस्टिस साहब को, राना शमीम साहब को, जिस जर्नलिस्ट ने ये स्टोरी दी है, तो अगर वो उस अदालत में आते हैं और बयान देते हैं तो वो इसकी फिर लीगैलिटी हो जाएगी, फिर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? फिर हो जाएगी, फिर उसकी एक अहमियत होगी, फिर उसकी अहमियत होगी सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। अच्छा, मैं एतजाज साहब, अगर ये केस चलता है और अगर ये साबित करना पड़ेगा ना, आपको एक कंक्रीट एविडेंस देना पड़ेगा कि ये हुआ, और अगर आप नहीं देते इस इल्जाम के बाद, तो मौसूफ जज साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये तो नहीं खुद अंदर हो जाएंगे? नहीं, इनको होना चाहिए, इनका और क्या इनकी जगह होगी। अब ये तो मियाँ ये शरीफ बरादरान ने बड़े मतलब एक क्लेवर अंदाज से हर दफा जुडिशरी से डील किया है। जितने ये जजों को सेनेटर बनाया इन्होंने, जितने एक को बीसीसीपी का चेयरमैन बना दिया, एक को रेक्टर यूनिवर्सिटी बना दिया, ये तो करते रहे हैं। अच्छा, अपना चौधरी साहब, मैं ये कॉमन बंदे के हवाले से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जस्टिस सिद्दीकी ने भी एक खल्फिया बयान दिया था, उससे अदलिया बतौर इदारा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, फिर अरशद मलिक की वीडियो आई, फिर क्वेश्चंस बने। मैं एक इदारे के लिए बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये पीटीआई और मुस्लिम लीग के दरमियान एक जंग शुरू हो गई है। कोई पाकिस्तानी निज़ाम में ऐसा कोई सिस्टम है, कोई न्यूट्रल गैर जानबदाराना इन्वेस्टिगेशन हो? दोनों में से तो ये गलत है ना, कोई वो किस तरह हमें पता लगेगा? नहीं, वो तो कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि तो फिर ये ऐसे ही महाजरा ही बनती रहेगी हमेशा, महाजरा ही रहेगी। देखो ना, वो अगर आप बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है कोई ऐसा ट्रिब्यूनल कमीशन, तो वो नवाज लीग ने एक्सेप्ट तो नहीं करना, मगर वो बनाते हैं। तो चौधरी साहब, ये आपके रियासती इदारे की इज्जत का मसला है, उसके वकार का मसला है। ये 3 जज तो मैंने आपको गिना दिया। भाई साहब, मलिक साहब, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले रहे हैं ना इसको, क्योंकि इसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज है। इन्होंने एक जज जो इनका, जिसको ये बेंच से हटाना चाहते हैं, आमर फारूक साहब, उसका नाम भी ले दिया कि जी उसकी तरफ पैगाम दिया। चलो, अब आमर फारूक भी ये कहेंगे कि आप ना बैठे, आप हमारे केस ही ना सुने। ये बड़ी टेक्निकल बातें इन्होंने गुगली भी मारी है बीच में, आमर फारूक का नाम लेके, कि उसके पे से निकल जाए केस। वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो वहाँ उन एक जज साहब उनकी मर्जी के नहीं है, वहां पर उन्हें कयूम मलिक चाहिए? बस चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और ये कयूम मलिक से ढूंढते हैं और उसके तहत ही उनके सामने इनको पेश होना पसंद आता है। और उसने आपको पता ही है कि उसको दबाव डाल के और कह के सजा कराई बीबी शहीद को भी और आसिफ सरदारी साहब को भी। वो तो एक पब्लिक नॉलेज है सारी बात। और उससे उनकी मगर एक और सवाल है जो मलिक साहब ने उठाया है वकार के हवाले से,
वकार का उन लोगों से क्या ताल्लुक जो सुप्रीम कोर्ट पे अपने वर्कर से हमला करवा देते हैं? इज्जत, वकार, शराफत, मेयार, मोरालिटी, क्या इनके करीब से कहीं से गुजरी होगी आपके ख्याल में एतजाज साहब? सर, हमला भी कराते हैं, जजों पे दबाव भी डालते हैं, जजों पे दबाव और जजों से फैसले भी अपनी मर्जी के लेते हैं, दूसरों को सजाएं भी कराते हैं, खुद बरी भी होते हैं, जमानतें भी लेते हैं। और ये जो राना शमीम वाला एफिडेविट है, ये तो अभी वैसे ही ये से है, एक सुनी सुनाई बात होती है। मगर चोई साहब, ये इस तरह इससे ये तासर नहीं होता कि हमारे इदारे बड़े कमज़ोर हैं कि इस तरह के, जिस तरह आप कह रहे हैं, इतने नेगेटिव तरीके से आप उनको अब्यूज़ कर रहे हैं, इदारों को, वो अब्यूज़ हो जाते हैं, तो वेयर वी आर रॉन्ग? सर, वेयर वी आर रॉन्ग इज के यकीनन कि इन्होंने बड़ी मराहत दी हैं, साबित जज हुए और इन्होंने मराहत देनी शुरू कर दी, और ये इसकी बहुत मिसालें हैं। तो ये बड़ा तरीके से। अच्छा, ये एतजाज साहब, अब यह हम समझने में ये हक बजारम है कि अदलिया के वकार को बर्बाद करने में रिटायर्ड जजेस को नौकरियां देना, एक सुना अभी चले गए हैं एक फैसला देने के बाद वहां लंदन में, तो ये क्या वकार को यही मजबूर नहीं कर रहे पैसे के जरिए, धौंस के जरिए, हमलों के जरिए? नहीं, वो हमला भी इन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट में, वो फाइंडिंग भी आ गई, उसकी तो फाइंडिंग आई भी है। मुस्लिम लीग के 3 MPs उसमें सजा भी हुए, पर इनको कुछ नहीं कहा किसी ने, पर वो सजा भी हुए कि मुस्लिम लीग में हमला किया था, इसकी फाइंडिंग है। और वो टेपें भी चली जिसपे वो उन्होंने दबाव डाला जजेस पे। फिर इनकी जो ये अरशद मलिक वाला सारा मामला था, उसमें भी अदालतों को मुतनाज़े किया गया, हालांकि उसमें कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं की। कोई अरशद मलिक का टेप जो दिखा दिया एक दफा, वो अदालत में तो दिया ही नहीं, क्योंकि अदालत में उसका होना था ना, वो खुद पकड़े जाने थे। अच्छा चोई साहब, थोड़ी सी वजाहत मैं चाह रहा हूँ कि हमारी पार्लिमानी कमेटी में जवेल लतीफ़ साहब ने जस्टिस निसार साहब को तलब किया है, तो इसकी भी कोई लीगैलिटी है कि ये एक पॉलिटिकली है? साकिब निसार साहब को बुलाया उन्होंने, मुझे पता नहीं किस वजह से बुलाया, पर अगर तलब किया तो तलब कर सकते हैं। लेकिन वो मुल्जिम भी हैं, 7 बिलियन का उन पर इल्जाम है, उनके खिलाफ भी केस चल रहा है जिन्होंने तलब किया है। वो सही है, वो ठीक है, पर वो मुल्जिम जो है वो मुल्जिम ही होता है, मुजरिम तो नहीं होता। और वो मेंबर है अगर उस या चेयरमैन है कमेटी के, तो चेयरमैन को इख्तियार है किसी प्राइवेट पर्सन को किसी को तलब करने का, बुलाने का, और सरकारी अफसरान और सरकारी ओहदेदारान को भी इख्तियार हो सकता है। हाँ, अगर वो इस वक्त जज हो या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, तो उनको इस तरह तलब नहीं किया जा सकता। जिस तरह मैं कहता था कि आसिफ जरदारी साहब जब तक सदर है, उसके अलावा नहीं, जब तक सदर है, आर्टिकल 248 उनको कंप्लीट इम्यूनिटी दे सकता है। उनको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का नहीं तलब कर सकता। चाहे जाके आप स्विट्जरलैंड के तीसरे दर्जे के मैजिस्ट्रेट के सामने उनको सरनगू उनका कर रहे हो आप, उनको आपको अच्छा लगे आसिफ जरदारी या बुरा लगे। थैंक यू एतजाज हसन साहब, मुझे पता है आपने एक और चैनल पे भी जाना है, और थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। भट्टी साहब, मेरा आपसे ये 2-3 बातें आपने की हैं, फिर मलिक साहब की तरफ भी आता हूँ। PCO बताया गया, हल्फ भी उठाया, उनके बच्चे को नौकरी भी मियाँ साहब ने दी थी। अब बात यह है कि वकार, मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इदारों का वकार तो ख़राब हुआ, मगर ये कौन वकार ख़राब करता है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को इस तरह बात करता है जैसे वो अपने नौकर से बात कर रहे हैं, हमले करते हैं। वकार कौन ख़राब कर रहा है? इदारों का वकार ख़राब हुआ जिसने जस्टिस कयूम को इस्तेमाल किया। अदारों, उसके पीछे कौन था जिसने जस्टिस कयूम को फ़ोन किया? मैं आपसे सवाल अर्ज कर रहा हूँ, नून लीग। सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया? नून लीग। अच्छा, ये बताएं, वो पहले मुझे शमीम साहब जो हैं, ये इनकी अपॉइंटमेंट तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने की थी ना वहाँ पे इनकी। इनफैक्ट मेरिया चौधरी साकिब निसार साहब से बात हुई है, इनके बारे में बहुत शिकायत है। ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे हैं, PCO के तहत जज भी रहे हैं। इनके साहबजादे को नून लीग ने एडिशनल एडवोकेट भी बनाया था। ये मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सरगर्म रहनुमा, उनके करीबी अजीज हैं। पिछले 2 माह से उनके साथ राब्ते में थे। इनकी टिकट भी किसी ने ली, जिसने भी ली मुझे नहीं पता, वो तो यही बताएंगे।
अब साकब निसार साहब 2018 में जाते हैं गिलगित बल्तिस्तान, ये उनके आगे पीछे फिरते हैं। इनके बारे में फिर इनकी जाती है एक्सटेंशन के लिए, उसका चीफ एक्सटेंशन की जाती है, मैं राना शमीम साहब की एक्सटेंशन की लिए जाती है दरखास्त वज़ारत कानून के पास या पीएम के पास, वो चीफ जस्टिस का कोई उससे लिंक नहीं। अच्छा, वो वहां से रिफ्यूज हो जाती है कि आपकी शोहरत को या जो भी वजह हमें नहीं पता। जी। फिर कुछ अरसे बाद राना शमीम साहब की मिसेज वफात पा जाती है। अच्छा, और साकब निसार साहब उन्हें ताज़ियत के लिए फ़ोन करते हैं कि जी बड़ा अफसोस हुआ आपकी मिसेज अलग। उधर फिर इन्होंने शिकवा किया कि सर मेरी एक्सटेंशन में आपने ना रुकावट की। तो साकब निसार साहब ने कहा मैंने कैसे की भाई, मेरे पास तो आई नहीं सबरी, ना मेरा लिंक था, वो तो लॉ मिनिस्टर के पास जाती है और वो जाती है, इख्तियार नहीं है। हाँ, तो मैं आपको जो अर्ज करने लगा था, ये जो एतजाज साहब ने कहा, देखें जस्टिस को यूं करने अदलिया को रसवा किया, पीछे नून लीग, सुप्रीम कोर्ट में अटैक हुआ, शौकत अजीज ने बयान दिया, पीछे नून लीग, ये दूसरे मलक अरशद ने वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जो जिसमें मरियम ने की, नून लीग। हर अदलिया को रसवा करने में या उनकी इज्जत को थोड़ा सा निशान ना करने के लिए हर केस के पीछे नून लीग क्यों होती है? ये बशीर मेमन 2 लगता है केस, क्योंकि बशीर मेमन केस में भी जो अफजाल भट्ट साहब जिनके पास इंक्वायरी थी, एक सुना विजिट किया था, बड़े हमारे हम उनके फैन हैं, बड़े जुल्फकार चीमा साहब तशरीफ ले गए थे, उसके बाद वो भी इंक्वायरी खत्म हो गई कि ये बनवाई किसने थी। नहीं है यार, मुझे ये बताए, मेरी जो इतला है इनके आईनी माहिरीन ने कहा मरियम साहिबा को कि ये केस जो 17 नवंबर को है आपके खिलाफ जा सकता है, इस पर वो 2-3 वकील भी चेंज कर चुके हैं और इसको ताहीरी हरबे भी इस्तेमाल कर चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब को अंडर प्रेशर लाने के लिए इन्होंने ये सारी गेम बनाई है कि वो इस केस को ना सुने। नया इशारा अभी एतजाज साहब ने फरमाया है ताकि ये केस मजीद 2 साल आगे चले जाए। फिर कहते हैं अदालतें फैसले नहीं करती। अब ये मामला बड़ी सोची समझी स्कीम के तहत हुआ है। आप देखें एक जज एक अरसा पहले रिटायर हो चुका है, अचानक ना वो जुडिशल कमीशन के पास जाता, ना अदलिया के पास जाता, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना लॉ मिनिस्टर के पास, अखबार में आती है और उस पर सो मोटो भी हो जाता है। और वो बंदा खुद मेरा ख्याल है राना शमीम पाकिस्तान में नहीं है मेरे ख्याल में, लंदन में हुई है। और वही नोटरी पब्लिक उसने किया जिसने नवाज शरीफ का मेडिकल किया था। कई सब हुस्न इत्तेफाक ज़्यादा नहीं होने लग पड़े पाकिस्तान में? उसने इत्तेफाक कोई नहीं है बड़ी साहब। बात यह है कि मलिक साहब से मैं 100% एग्री करता हूँ। यहाँ जो इदारों को बर्बाद किया है वो इस काले पैसे की यलगार ने बर्बाद किया। मैं एक बात और यहाँ पे लोगों, एक बात खत्म कर लगूँ, आप 2 नंबर लोगों को अपॉइंट करते हैं, देखते हैं ये मेरे जाती मुलाजिम की तरह बिहेव करेगा या नहीं करेगा, और जो मलिक कयूम की वीडियो ऑडियो है उससे आपको पता चल जाता है आपने इदारों को कैसे बर्बाद किया। जराइम पेशा लोगों को पुलिस में आप भर्ती करते हैं, देखते हैं कि क्या मेरे खानदान के साथ जाती तौर पर ये वफादार है या नहीं, तो इदारे केड़े पासे जाएंगे। नहीं बट काई साहब आपका आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है, मगर मेरा एक आर्गूमेंट ये है कि अगर शहर में चोर है वो रोज़ मेरे घर आके चोरी कर जाए तो मैं गालियाँ चोर को निकालूंगा। आई मस्ट हैव सम सिस्टम। आपके इदारे कहाँ हैं? आप तो मैं हैरान रह गई हूँ। इसका मतलब मैं अपने घर में ताला न लगाऊँ, अपनी हिफाजत न करूँ, जब चोर आए तो उसको मैं गालियाँ निकालूँ। आई एम नॉट डिफेंडिंग। मेरी बात सुनिए ना, चोर को अंदर लेके आए थे 85 में, चोर को और आज नहीं काई साहब एक मिनट मुझे दे दे, एक मिनट मुझे दे दे, मैं एक चीज सुनाना चाहता हूं। ये मेरा काई साहब ये मेरी बात सुन ले। मेरा सारा आर्गूमेंट ये है कि ठीक है नवाशी गलत है, नून गलत है, पार्टी गलत है, यार कन्विक्ट है, गलत नहीं है, मगर इदारे क्यों नहीं महफूज? इदारों के अंदर मैं सवाल देता हूँ। इसका जो इदारे पहले 85 में बर्बाद किए जियाउल हक ने और चोर चक्के अंदर ले आया। ठीक, उन्होंने चोर चक्कों ने अपनी अपनी फीलिंग्स फिट कर दी 30-40 साल में, जिनको हम इस वक्त जो आज़ादियाँ हैं, सिविल आज़ादियाँ और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए लीडर बना के टीवी पे पेश कर रहे हैं। ये जराइम पेशा लोग हैं, जिनको जियाउल हक लेके आया था। और ये नजरिया 60s में दे दिया फीसा गौर से मसला, फीसा गौर से आपको नहीं पता कि जराइम पेशा लोगों को इंडक्ट किया मार्शल लॉ ने। काजी साहब 50-60 और उनको मैं लोगों का वसीया बना रहा हूँ। अच्छा ये सुने जरा, ये आप कह रहे हैं वारदात क्या है? वारदात ये है कि एक दिन पहले ही ये ट्वीट आ गई मरियम साहिबा की, What is real happiness? To be vindicated in one's own lifetime. अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो एक दिन पहले ये चली है और अगले दिन वो सारी वारदात आई। देखिए कादी और कानूनी हैसियत उन्होंने बता दी इस पे कि इस जज को हटा दियो, तो कोई मतलब है प्रिंसिपल रोड का बंदा ला दियो। इससे इनकार, इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है कि राना शमीम से कब हुई, और कहा जा रहा है कि शरीफ फैमिली से उनकी मुलाकात भी हुई।
लेकिन इसकी जिस तरह मलक रशीद की हुई थी, वो तो कर गया था। अब ये देखें, हुस्न इत्तफाक है, इनके लिए जो बयान देता है लंदन जाके देता है, कैलवरी फ्रॉड में नंबर से आता है, कोई जगह तो साइन एक होता है। तो मेरे ख्याल में इस पे सो मोटो सुप्रीम हाई कोर्ट है, काबिल एहतराम। इस तरह बनता नहीं है कि एक बंदा मुल्क से भागा हुआ है, 2 साल बाद कह रहा है अब ये डिस्कशन होगा और जो नून लीग की हिकमत अमली है कि इस बेंच से आमिर फारूक साहब को अलग किया जाए और कोई और बंदा लाया जाए। अब देखते हैं इसमें, अब हाई कोर्ट ने सो मोटो ले लिया, क़य्यूम साहब को लिया जा सकता है। अब देखें, ये मुझे नहीं पता, मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि इनसे इमरान खान की हुकूमत गिर नहीं रही। मैं खबर दे दूं, काफ लीग भी जॉइंट सेशन में अवार्ड देगी। हाँ जी, ये खबर दी नहीं आपने, ये अभी ये जो आज की खबर छपी थी उसकी तरदीद आ गई। MQM भी देगी। आज रजामंदी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में हो गई है, ये मैं आपको खबर दे दूं। अब मुस्लिम अपोजिशन जमातें का सब 3.25 साल से इमरान खान की हुकूमत गिराने की भरपूर सैकड़ों नाकाम कोशिशें लायर विंग के नायब सदर भी रहे हैं ये राना शबीब साहब, और इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने ये पेश होते रहे हैं। अच्छा, खुद वकील रहे हैं लेके। हाँ जी, उनके तो देखे कादी साहब, फिर उनका हक है इस किस्म का इतना स्टेज बनाना। फिर फरिश्तों की केस था ना। भट्टी साहब, आपकी बहुत बड़ी खबर है, मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट करना चाह रहा हूँ। मुझे ये बताएं, इस मूवी में कौन सा ऐसा जादू का चिराग है 12 घंटे में सब कुछ बदल जाता है? कल तक ये खबरें थी जी इमरान, मुझे भट्टी साहब से बात कर लेने थे। कल तक खबर ये थी इमरान गया, इत्तेहादी गए, फलां हो गया, 40 बंदे अपने भी गए। आज खबर आ गई सब अच्छा हो गया। ये कौन सा जादू है? इसका जवाब देना, ये वो जादू है जो PDM बनी तो पीपल्स पार्टी को निकाल दिया, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मेरी पीठ पे छुरा मारा है, ठीक है, माफी मांगे। कल परसों फिर वो मौलाना मिल गए। जो हुकूमती इत्तेहाद है या अपोजिशन इत्तेहाद है, दोनों के माजी में एक दूसरे से लड़कियां नहीं है। सियासत में मलक सब मेरी राय है, कोई भी बात हथ नहीं है। एम आई राइट? बिल्कुल 100%। मैं आपको बात मान रहा हूँ कि परसों तक मैं खुद कह रहा था, मेरी इतला थी कि अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरे हैं। मलक साहब, ये देखिए, मैं अपनी खबर से नहीं भाग रहा। आपके सवाल का जवाब दीजिए। ये वही जादू है कि जिस बंदे ने कभी जिंदगी में काउंसलर बनने का नहीं सोचा था, वो 3 दफा वज़ीर आज़म बना है। ये वही जादू है, ये तो भी पता था, मैंने भी पता है, तुसी भी आडे काके नहीं हो। मैं ब्रेक लेनी है, ब्रेक पे हम जा रहे हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे खबरें हैं, हुकूमती इत्तेहाद फिर इंटैक्ट है, वही जो मलिक साहब बात कह रहे हैं, और वो सारे ख्वाब की फिर टूटते नज़र तो नहीं आते। और उसके अलावा और मजीद भी खबरें हैं बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। और ज़ाहिर है मैशियत पे तो हम बात करेंगे क्योंकि ये आपका हमारा आवाम का मसला है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये आप कोई तंग करने के लिए ये बात करते हैं? अभी गई हुकूमत, बस आधे घंटे गई, इधर से चौधरी साहब का बयान आ गया, हम आपके साथ नहीं हैं। अभी इतनी उम्मीदें होती हैं, जिस तरह इन्होंने कहा, उसके बाद टाइम फिश। देखे काजी साहब, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ। अपोजिशन में इतनी सख्त नहीं, वो कमो बेशतर सैकड़ों डेटे PTI की हुकूमत की जाने की दे चुकी है। उस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान 2020 में नाकाम लॉन्ग मार्च भी कर चुके हैं, हर शहर में जलसे जुलूस भी कर चुके हैं, अहम तरीन शख्सियात के इस्तीफे भी ले चुके हैं। अब वो कहते हैं कि दुश्मना की फौज कीड़े पहनते साड़ी वारी आए, कि हुकूमती इत्तेहादी टूटे तो हमारी बारी आए। अपने आप पे यकीन नहीं है। आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है मोहन सलाई तारक चीमा से और MQM की भी। वो आइंदा जॉइंट सेशन में इलेक्ट्रॉनिक वोट पर वोट देंगे, ओवरसीज पाकिस्तान पर भी वोट देंगे। अब मेरा ख्याल है फिर ये गुनगुनाते फिरेंगे, दिल के रमासुओं में रह गए, हम आस लगा के भी तनहा रह गए। मेरी तो ये इन्फॉर्मेशन है। बस ही कार छड़न थोड़ी और हुकूमत बस नहीं करना, उन्होंने अपना खून गर्म रखना। अच्छा कादी साहब, आप देखें कैसी चाल चली उन्होंने कि एक जज जो उनके केस सुन रहा था उसमें ताहिरी हरबे इस्तेमाल कर रहा था, उसको डैमेज करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान से बंदा उठाया जो साहिवाल का रहने वाला था, कहाँ से उसको लॉन्च किया। ताहिरी हरबे तो ये इस्तेमाल कर रहे थे ना कभी, ये हुकूमत, सॉरी मरियम साहिबा, जज साहब तो कह रहे थे जल्दी करें जल्दी करें। मरियम साहिबा अब 17 को केस था, कैसा पंडोरा बॉक्स खेला। और क्या इससे लगता है गोइंग टू वर्क। वो एक बंदा लंदन बैठा और सिर्फ इल्जाम लगा रहा है आप चीफ जस्टिस हैं, चले मलक ताहिर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इन्होंने किसी को भी फेवर देनी है, इसको पकड़ाना नहीं पकड़ाना। क्या किसी अननोन बंदे के सामने ये उसके सामने ये ऐसा ऑर्डर देंगे? मलक साहब थोड़ा सा आप टीचर हैं, आप माशाल्लाह सैकड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं, आप उस्ताद हैं,
अगर आप समझे चीफ जस्टिस को इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि एक अननोन आदमी जो गिलगित से आए उसके सामने ये आर्डर करे? नहीं कर सकता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस मुल्क को गैर जानबदाराना ऐसे इदारे चाहिए जो दूध और का दूध पानी का पानी करे। भट्टी साहब, मैं मुझे भी 30 साल मीडिया में हो गया, यहाँ हर चीज़ कंफ्यूज हो जाती है, एक इधर एक इधर एक इधर। हम क्यों नहीं सच तलाश कर सकते? उसकी वजह ये है जिस दिन आप शरीफ फैमिली को तुम दे उन्हें हमने रोका, कानून के मुताबिक सच तो बताए ना। अगर नवाज शरीफ पकड़ा गया, प्लेटलेट्स होके बाहर चले गया, देखे ना, फिर अब मैं बता रहा हूँ तो कौन लेके गया? सच बताएं। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, मरियम नवाज नैब पे टैग करती है, नैब दोबारा बनाने की जरूरत नहीं करती, पकड़े उसे। अब आपका जब कानून कमजोर हो तो माफिया मजबूत हो जाता है। हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मैं थोड़ी सी मेरी सुन ले। मुझे आज तक पता नहीं लगा कि 97 में जब 99 के बाद जब नवाज शरीफ सौदी अरब गया, मैंने नहीं भेजा, कौन ले गया, कौन उसको वापस ले आया, कौन भेजा? इस तरह मुझे कुछ सुनाना है, इदारे तो सही मुझे सुनाना है। मलिक साहब, आपने 30 साल का कहा, 35 साल आपको हो गए, बेटे की नौकरी लगवाई, उनका वकील था 2 साल, जिस वक्त उसको कहा गया, जिस वक्त ये कहा गया, उस वक्त वो सोया रहा और चुप करके तनख्वाह लेता रहा, किसी इदारे को नहीं पता चला, तनख्वाह लेता रहा। और जिस दिन मियां साहब को लंदन मिल के आता है तो पता लगता है बड़ा गलत होया। 33 इंटेलिजेंस एजेंसीज है, किसी को नहीं पता नवाज शरीफ क्या कर रहा है। सच और झूठ नहीं पता, सब झूठ कौन है? मेरा मलिक की वारदात क्या थी आपको नहीं पता? सब पता है। ये किसने किया था? काई साहब, अवाम का हक नहीं सच जानना। क्यों अपॉइंट किया? आप कह रहे हैं मैंने मान लिया। साहब एक सेकंड दे देते हैं। इत्तेजाज साहब ने बड़ी मकूल की, मरियम साहबा ने अरशद मलिक साहब की वीडियो दिखाई, ठीक है, तो बेहतर ये होता ना अदालत में ले जाते, एक दफा कटी कटा तो निकलता ना। वो तो फ्रॉड कर रहे हैं, साबित हो गया। मेरा सवाल ये है, फिर सच दा नहीं पता, देखिए तो फ्रॉडिंग दा पता है तो फिर सच दा पता इदारे बताए ना सच। राना शमीम साहब लंदन बैग इल्जाम लगा रहे हैं, क्या करें अगर वो नहीं आता फिर ये केस लग जाएगा? यार बहस खत्म हो गई है, इन्होंने मान लिया कि वो फ्रॉड कर रहे थे, इसमें तो शाकी वो फ्रॉडी है, ये कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अब जरा सुनिए ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं। हम आपके मुखालिफ हैं, आप हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन कम से कम हमारी बरादरी तो है, हमें कम से कम ये तो हक पहुंचता है कि एक दूसरे को डिफेंड करें अगर उसके साथ ज्यादती हो रही हो। तमाम अदारे जो है अपने अफराद की हिफाजत करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम सहारे ढूंढ के एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना बंद कर दें तो इस मुल्क के हालात सुधर सकते हैं, आइन का तकद्दुस जो है बहाल हो सकता है। अब ये किसको कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं कि हम साजिश करना बंद कर दें? तो ये इस साजिश, मुबैना साजिश की। अच्छा, मैं इशारा किस काजी साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ, वो ठीक कह रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी आजकल कंटोनमेंट में अक्सर पाए जाते हैं। यार वो अच्छी जगह है ना, मतलब खबर देने दे। इन्होंने ठीक कहा साजिश है। सबसे पहले इन्होंने छुरा पीठ पे गोपाल जिलानी का, जिन्होंने इन्हें वज़ीर आला बनाया, इन्होंने ठीक कहा सियासतदान साजिश करते हैं। मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ किसने साजिश की थी? नवाज शरीफ ने। मुझे बता देना, बेनजीर भुट्टो की 2 दफा हुकूमत किसने गिराई थी? काला कोट भी पाया थी उन्होंने, 2 दफा किसने गिराई थी? ये पनामा केस कौन लेके अदालत में गया था? ओ भाई आप कर क्या रहे हो? कहते गद्दी ने धोना की तो निचोड़ना की। ओ भाई मैं अपने आप को ठीक करूं, मैं उस चीज पे आप पे तनकीद करूं जो खराबी मुझ में नहीं है। मुझे बताएं मलिक साहब, ईमान, हम तीनों बैठे हैं, हमारे लिए सारे पॉलिटिशियन का कौन सा इलेक्शन हुआ जिसको हारने वाले ने शफाफ कहा हो? एक भी नहीं। यार छोड़ें, 3 दफा जीतने वाले ने कहा 2 नंबर था जनाब खाकान अब्बासी साहब ने मेहर बुखारी साहब के प्रोग्राम में। बहरहाल अच्छा बड़ी साहब आगे बढ़ते हैं। ये बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ साहब को फिर माइनस फार्मूला 3 माइनस क्या है मलिक साहब? 3 माइनस। देखें 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपोजिशन तो पहले, पाकिस्तान हर जगह डिवाइडेड है। अपोजिशन में पीपल्स पार्टी का इंटरेस्ट ये है कि विद इन असेंबली चेंज हो। वो इलेक्शन नहीं चाहते, पूछेगी, वो कहते हैं हम किस चक्कर में सिंध छोड़ें। नवाज शरीफ की सोच ये है कि हमें विद इन असेंबली की ज़रूरत नहीं है, हम चाहेंगे नए इलेक्शन। अब इस मुल्क में कोई ताकतवर हल्के भी हैं, उनके लिए मसला गया, उनके लिए मसला है बजट। जून जुलाई, अब मई जून में आपने बजट देना है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, इसमें हुकूमत का बदलना, अदम एतमाद का आना, इलेक्शन होना, ये मुमकिन ही नहीं है। इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये फैसला किया गया कि भाई चुप करके पहले बजट तो लो, फिर देख रहा हूँ कुछ होगा। ये कुछ नहीं होगा, जून तक मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये इस तरह ही चलता रहेगा। लेकिन ये -3 वाली बात है। हाँ, वो अपोजिशन का प्लान ये है कि बजाय कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं हम शुरू करेंगे सेनेट के चेयरमैन से, फिर हम जाएंगे असेंबली के स्पीकर की तरफ, फिर हम आएंगे पंजाब। वो इसलिए नहीं चाह रहे, वो चाह रहे कि इमरान को 1 साल और मिलना चाहिए, क्योंकि उनको खुद पता है इस मुल्क की इकॉनमी क्या है। IMF ने आपके गन पॉइंट रखा हुआ है,
पेट्रोल आपने महंगा करना है, आटा आपने महंगा करना है, चीनी आपने महंगी करनी है। अच्छा, मौलाना साहब ने कोई नवाज शरीफ साहब को ऑफर भी करवाई है? अच्छा, मैं कैसा बताऊं, अगर अपोजिशन का बस हो तो इमरान खान की हुकूमत 1 मिनट भी ना रहे। इन्होंने अपनी तमाम ताकत और अरबों रुपया पैसा लगा के देख लिया। मैं असल बात बताता हूँ, अपोजिशन में खुद अदम एतमाद है, एक दूसरे पे कोई भी एतमाद नहीं कर रही। कोई भी जमात, पीपल्स पार्टी नून लीग पे नहीं कर रही। आपको याद होगा आसफ अली जरदारी ने नासूर किसको कहा था? मौलाना फजलुर रहमान दोनों से मुतमईन नहीं है। अब उन्होंने शर्त रखी है कि दोनों पार्टी ये रिजाइन देंगी तो मैं लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। अब दोनों रिजाइन नहीं दे रही। पीपल्स पार्टी क्यों, मुझे बताए ना, ये हुकूमत छोड़े। बज़ाहिर अगले इलेक्शन भी होंगे तो उनके पास अंदरूनी सिंधी रहेगा। नून लीग में सबसे ज़्यादा रुकावट मरियम है। वो कहती है अगर आज अदम एतमाद आ जाता है काफ लीग के साथ मिलके, पीपल्स पार्टी के साथ नंबर गेम भी पूरा, मैं अब भी ये बात अपनी खबर पे कायम हूँ, लेकिन मरियम तो सजा याफ्ता, उसको तो मिली कुछ नहीं रहा। अपने चचा के लिए, शहबाज शरीफ और हमजा के लिए सबसे बड़ी रुकावट ये है, ये खुद नहीं अदम एतमाद लाना चाह रहे क्योंकि इनमें एतमाद नहीं है एक दूसरे पे। ये कह रहे हैं ये मैं इसको मरियम साहब का केस अगर खत्म हो जाए, भट्टी साहब की खबर 200% दुरुस्त है, अदम एतमाद नहीं चाहती है, बिल्कुल सही ये नंबर गेम पूरा है, बिल्कुल मैं आपको यकीन, लेकिन ये खुद नहीं चाहते। 200% सही कह रहे हैं। ये मीडिया पे शोर डाल के एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर लाएंगे, अदलिया को लाएंगे और साफियों को लाएंगे। ये इन्हें पता है कि ये हुकूमत नहीं गिरा सकते क्योंकि हुकूमत गिरा कर कौमी असम्बली में 172 चाहिए, तो इनकी नंबर गेम देख लें। बट एक छोटा सा सवाल है आपसे, आपके पास खबरें होती है, सुने खान साहब भी बड़े प्रेशर में आजकल। ठीक है, यू आर राइट, प्रेशर है। मैं तो देखें डरपोक सा आदमी हूं। मादी में जो उन्हें सपोर्ट मिलती थी उतनी नहीं मिली। अच्छा, तो प्रेशर में है, प्रेशर में है, सख्त सीखपा भी है, गुस्से में भी है। लेकिन मैंने सुना है कल रात से मामला परसों रात से ठीक हो चुके हैं। वही रीज़न है कि आज मैंने बता दिया काफी वापस आ गया, जॉइंट सेशन में वोट देंगे। एमली का काबिल एमक्यूएम भी देगी और बाप भी देगी। तो इनको कुछ मिला, इनको ये इत्तेहादियों को वापस से कुछ मिला, अन्ना टका मिला कि वैसे ही देखें इत्तेहादियों का मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये मौक़िफ़ ठीक था। मलक साहब, मैं आपका इत्तेहादी हूँ, हमें हिस्सा दें आप, सीधी बात है। चलो हिस्सा छोड़ दें, मैं आपका इत्तेहादी हूँ, ठीक है। आप हर बड़ा फैसला करते हुए अपने पीडीआई का लगड़ बगड़ साथ बिठा लेते हैं, उस वक्त इत्तेहादी याद नहीं आते। सही जब भी कभी बजट पास कराना हो, क्राइसिस हो, इत्तेमाद का वोट लेना हो या कानून, तो इत्तेहादी। यार कम से कम चलो आप अपना ज़्यादा हिस्सा केक का आपके पास ही है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है, मैं आप अगर मेरे इत्तेहादी हैं तो आपको ऐसे मौक़ों पर जब आइन साजी होनी है, असम्बली का जो असल काम है, उसके लिए तो लूप में ले लूँ आपको 2-4 महीने पहले। और भट्टी साहब ये भी तो था ना कि बेशुमार एमएनए हैं, पीटीआई के जो ग्रुप बना के बैठे हुए हैं वो भी तैयार हैं, वो भी तैयार हैं, तो ये सारी खबरें भी थी। नहीं मलक साहब, नहीं, इन सब के पीछे हकीकत आपको पता है, लेकिन ये तब होगा, खबर तो ले लें, जब तब से वहां से खबर आएगी। सिंपल बात है, रॉकेट साइंस कोई नहीं, कोई माने ना माने। एक फिक्र में बताता हूँ, ऑल ड्रेस्ड अप, नोवेयर टू गो, ठीक है ना, अजीत यही प्रोग्राम करते। और दूसरी बात ये बड़ी साहब, मैं और भी आपको बताऊँ, बात ये नहीं है कि ये आपस में एतमाद नहीं करते। असल बात ये है बड़ी साहब, जिस तरह अदाकार नाना ने कहा था, मैं खबरें तो पढ़ दूंगा, मनेगा कोई नहीं। अवाम भी नहीं मन देना, अवाम भी तो उनके साथ ही टुरते। अवाम ही तो इनका साथ छोड़ गई है मेरे भाई। वो देखे ना 11-12 हुकूमती अपोजिशन जमाते हैं, तो ये अब ये कह रहे हैं कि हुकूमती उसमें तो में पड़े कीड़े, उनके लोग हमारे साथ आए तो हम भेजें। ये उनकी हैसियत है। एतमाद वहाँ पे असल में फुकदान है। ब्रेक है और ब्रेक पर हम वापस, तो एक तो चीनी आटे के बुरान की भी बात करेंगे, एक टैक्स का मामला भी आज सामने आया है, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या एक थर्ड पार्टी जो है वो उसको इख्तियारात दिए जा रहे हैं टैक्स इम्पोज करने के हवाले से। हमारे साथ एक माहिर भी होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ता हूँ, डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने फरमाया है चीनी की कीमत 43 रुपीज़ यानी 43 रुपये किलोग्राम गिर चुकी है, लेकिन कोई खबर आपको नज़र नहीं आएगी। मीडिया को अपने रवैये पर नज़रसानी करनी होगी। मीडिया के मखसूस हिस्से जो कुछ तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ कर रहे हैं, उसका खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ना है। दिन रात मनफी प्रोपेगेंडा और मनफी खबरें मुस्बत खबर पर उन सबको सांप सूंघ जाता है। उसके साथ फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं चीनी की कीमतें 5 नहीं 10 नहीं 43 रुपये तक कमी आ गई है, लेकिन मजाल है मीडिया पर यह खबर भी आ जाए। दरअसल हमारा मीडिया 24 घंटे सिर्फ साजिशों और गैर मुस्तहकम होने की नवीयत पर ही चलता है। मनफी मीडिया का फेक न्यूज़ के साथ रब्त मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, इसलिए नए कवानीन ज़रूरी हैं। आज हमने कुछ लोगों से बात की है जो चीनी के ख़रीदार हैं या
ख़रीदते हैं उनकी आवाम से वो आपको आपका खिदमत में पेश करते हैं। महंगाई तो बहुत है, 160 रुपए किलो चीनी है। चीनी 150 रुपए, कहीं यही जगह हमारे महमूदाबाद के इलाके में 160 रुपए बिक रही है। कोई दुकान वाला नहीं, अभी आप चल के देख लो, 130 140 रुपए किलो लगा रहे। कोई लूट मार लगाई बैठे हुए हैं लोगों ने। हम लोग तो छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे। चीनी तो बिल्कुल ऐसे आ रही है ना जैसे वो आटा होता है, बारीक चीनी है, उसमें भी नमक है। हम मोटी ले रहे हैं 150 रुपए किलो, वो नहीं खाते, सल्फर है, वो नहीं खानी, उसमें मिठास भी कम है। वो पता ही नहीं केमिकल है उसमें, वो इंसानी बॉडी के लिए हार्मफुल सल्फर है, उसमें केमिकल है जो हमें नहीं खानी चाहिए, तो वो हम लोग तो यूज ही नहीं करते। मोटी वाली 150। जो 90 वाली चीनी है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, उसमें मिठास बहुत कम है। पाउडर फार्म है, 90 वाली चीनी बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो चीनी सही है वो 150 से 160 रुपए किलो बिक रही है, किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। सरकारी रेट पे देखता हो कि चीनी 90 रुपए का है, लेकिन अगर स्टोर के पास जाए तो 140 से कम नहीं देता। हमारे इलाके में स्टोर है, हम जाते हैं वहाँ पे चीनी नहीं होती। PF के स्टोर में भी चीनी नहीं है, तो क्या कहाँ जाएंगे। दुकानदार 120 रुपए मैंने ली है, अगर 90 रुपए गवर्नमेंट कह रही तो मुझे लेकर दे दे। एक तो भट्टी साहब मुझे चाहिए कि गवर्नमेंट इसका फोरेंसिक करवा ले, टेस्ट करवा ले इस चीनी का जो कि वो 90 रुपए में बेच रहे हैं, क्या वाकई इसमें जो देखिए कारी साहब, मुझे दुख हुआ है कि हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं साफी साजिश कर रहे हैं। मेरे भाई, हमने तो हुकूमत में नहीं आना, हमने तो बार बार जमातें नहीं बदलनी, हमारा तो खुदा एक है। हमने तो अपने सियासी जमात के लीडर की गलत डिफेंड नहीं करना। मान लिया साफी सारे ही गलत है, ये अवाम भी उनके खिलाफ साजिश कर रही है, चलो इसको भी छोड़ दे। चीनी जहाँ है, मैंने भी अभी परसों मंगवाई है, मुझे भी 150 मिली है। हमें बता दें जो 90 रुपए वाली है वो तो नमक से बदतर है। भट्टी साहब आपको याद होगा 6 महीने पहले भी इन्होंने ये किया था। यहाँ पे जो दुकानदार है ना, उनको डंडे के जोर पे वो चीनी दी थी, उसमें सल्फर है, मेडिकली वो आपका बेड़ा गर्क कर देती है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। इन्हें अब इमरान खान को ये कौन फीड कर रहा है कि मीडिया उनका दुश्मन है? क्या दुश्मन? एक छोटा सा मुझे जो अफसोस हुआ, हमने पूरे प्रोग्राम में मलक साहब सिर्फ काइंडली एक मिनट, हमने कौन सी हुकूमत के खिलाफ साजिश की है? मैं वही रहनुमाई करे था। भट्टी साहब, इमरान खान ने 96 में जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैं एज ए रिपोर्टर बैठा हूँ। 22 साल अगर ये मीडिया इमरान का साथ ना देता, आज इमरान होना था। यार खुदा का वास्ता, 22 साल इसका साथ दिया। आज कह रही है मीडिया, मैंने असद उमर की ट्वीट आपको वो भी धमकियां दी हैं, सुना दें। एक बात करें, अभी हमने जो पहला जो हमारा हिस्सा था उसमें जो मुबैना साजिश की बू हमें नजर आई, वो हमने बताया नहीं कि ये क्या फ्रॉड हो रहा है। जो हमारा काम, तो वहाँ पे वो हमारा काम था ना, वहाँ तो हम उधर, तो यहाँ अगर हम करेंगे तो हम ना इधर झूठ बोलेंगे ना उधर बोलेंगे। काई साहब, इसका मतलब नून लीग खुदा ना खास्ता कि हम साजिश उनके खिलाफ करें, हमारा कोई नहीं है, हमारा ना इसके खिलाफ करें ना उसके खिलाफ करें। अच्छा, ये कुट पहनी है, ये असद उमर साहब की तो ज़बान नहीं थी, मगर मैं अच्छा काई साहब, असद उमर साहब कंपैरेटिवली कबीना में मोतबर और अच्छी गुफ्तगू करते। मुझे कह रहे हैं कुट पढ़नी है PDM को तो यहाँ मीडिया को, सिर्फ ये एक रहनुमाई कर दें। जब 2014 में इन्होंने धरना दिया था, इमरान खान साहब टीवी में आए, 126 दिन बताया, तो जो मीडिया कह रहा था पूरा मन एहतजाज इनका हक है, इनको क्या देते थे वो? फिर तो मीडिया सारा अगर बकौल इनके, मैं इनको कुछ चीजें याद है यार, मसक शुदा चेहरा है आपका, हमें ना छेड़ें, हम पार्टी ना थे ना हैं, लेकिन हमें कुट लगानी है तो लगा लो भाई। हम उस वक्त मैं एयर में था, कादी साहब, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत अरूज पे थी, मैं काशिफ अब्बासी, साबर शाकर, मुबशर लुकमान, सारे ईमान से अक्सर ये होता था कि नून लीग वाले दफ्तर आके पैठी ना लगा दें। इमरान खान साहब ज़रा हमारे फ़ायदे से तो बताएं, आपसे क्या क्या बेनिफिट लिया था 2014? ये दूसरी पार्टी दस दे सनू। अब एक हम अगले मौजू की तरफ जा रहे हैं, थर्ड पार्टी जो कैसे लगाएगी टैक्स। पहले खबर आई थी कि जी आपको बताए बगैर FBR जो है एक्सेस करके, वो अगर वो समझता है कि हमने टैक्स पूरा नहीं दिया तो आपके पैसे विदड्रॉ कर लेगा, उसको इख्तियार दिए जा रहे हैं। अब थर्ड पार्टी हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं अच्छी तरह सुन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थर्ड पार्टी अब क्या ये किसी को ठेका देने जा रहे हैं? आज की खबर है ये बिजनेस रिकॉर्डर की कि जो है वो तीसरी पार्टी आके कहेगी जी कि काजी साहब ने या डॉक्टर साहब ने टैक्स पूरा नहीं दिया तो आप आ जाए, तो फिर FBR को बंद करना है, ये क्या अरेंजमेंट है? व्हाट इज दिस क्योस डॉक्टर साहब? जी, ये इंतहाई नामुनासिब बात है, क्योंकि जो रियासत का अवलीन फर्ज होता है वो ये है कि वो लोगों को ना सिर्फ फैसिलिटेट करे, बल्कि जो लोग भी टैक्स में कोई चोरी करते हैं तो रियासत की अपनी जो मशीनरी है वो उसके जो है उसका बंदोबस्त करती है। और इसमें इस्तेमाल भी ये होता है कि आप मुल्कों में
किसी जगह भी स्टेट रोल जो है वो आगे जो है ना डेलीगेट किया जा सकता है और ना ही किसी प्राइवेट पार्टी को दिया जा सकता है। जो हमारे इनकम टैक्स के या वो भी टैक्स के मामलात होते हैं वो दरअसल रियासत और हमारे दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा है और वो उनको बहुत हद तक आपने देखा खुफिया रखा जाता है और जब तक कि सजा वाकई ना हो जाए उसको मंजर आम पर नहीं लाया जाता। ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट का मसला है ये लॉ में डालकर उन्होंने कहा जी कुछ बाहर से आएंगे लोग, कुछ हमारे होंगे और हम फिर मिलकर लूट मार का शायद सिलसिला शुरू करेंगे, तो ये बुनियादी आईने पाकिस्तान के भी खिलाफ है, इंसानी शहरी आज़ादियों के भी खिलाफ है और महज़ब जमहूरी मार्शों में इसका तस्वुर भी नामुमकिन है। डॉक्टर साहब आसान जुबान में ये नहीं है कि हुकूमत खुद कह रही है कि हमारी मशीनरी इफेक्टिव नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते, किसी को कह दें जी हमारे लिए टैक्स ले आओ, व्हाट इज़ दिस? जी बिल्कुल आपने सही कहा, रियासत के अंदर इस तरह का मामला तब होता है जब पूरी रियासती मशीनरी जो है उसके अंदर जो हुकूमती लोग हैं वो दरअसल ज़हनी तौर पर बिल्कुल ही मैं कहूँगा कि जब वो हवास बाख्ता भी हो जाते हैं और ज़हनी दिवालियापन का भी शिकार हो जाते हैं तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। ये रियासत का ही दरअसल काम है कि वो लोगों से मुनासिब तौर पर जो भी मामलात हैं करे, टैक्स है तो टैक्स ले और उनके जो हकूक हैं वो पूरे करे। ये अच्छा डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि एक तो रियासत ने अपना फेलियर तस्लीम कर लिया कि हम नाकाम हो गए टैक्स लेने में, हमें किसी की मदद लेनी पड़ी है। आप क्या समझते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बज़ाहिर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, उन्हें इस किस्म के नामुनासिब जो गैर आईनी गैर अखलाकी मशवरे हैं वो कौन देता है? जी मेरा ख्याल है कि वो जो ही उनके इर्द गिर्द लोग हैं वो जाहिर है कि आपने देखा कि ये ऑडिट तो आज तक किसी भी ऐसे आदमी का नहीं हुआ जो लोगों के वोट लेकर वहाँ पहुँचा। सबसे पहले तो वो बताएं कि वो अपनी आमदन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। आपने देखा कि उनकी गाड़ियाँ देखें, उनके जो असबाब हैं वो देखें, उनके गार्ड देखें, उनकी गाड़ियाँ देखें। तो ये जो टैक्स के ऑडिट करने वाले लोग होते हैं ये तो दरअसल आम जुबान में लोग उनको इन्हीं टैक्स मशीनरी का जो है वो हिस्सा समझते हैं और ये बाहर जब अंदर कभी इनको मौका मिलता है तो ये लोगों के खिलाफ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं, और जब बाहर होते हैं तो फिर उनके साथ ही रियासती मशीनरी के करप्ट लोगों के साथ मिलकर आम शहरियों को फलीस करते हैं। आप देख रहे हैं महंगाई का क्या हाल है, आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जो हकूक हैं, शहरी आज़ादियाँ हैं, सबके ऊपर डाका डाला जा रहा है। और अब ये जो थर्ड पार्टी ऑडिट है ये तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की आज तक किसी भी रियासत के अंदर रियासत ने ये फंक्शन जो है कभी भी आउटसोर्स नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे अब बिजनेस कम्युनिटी में थोड़ी सी बेचैनी नहीं फैल जाएगी कि जो मर्जी थर्ड पार्टी लाए और जाके उनकी फैक्ट्री पे या उनकी मिल पे जाके हमले कर दें और हम कहें जी हम आपसे पूछेंगे बताओ आपने क्या किया? जी भट्ट साहब आप सही कह रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद है जब थर्ड जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया था उसके अंदर कहा था कि हम आपके मोबाइल बंद कर देंगे, हम आपकी बिजली बंद कर देंगे, हम आपका जो है वो रहना मुश्किल कर देंगे अगर आप टैक्स नहीं देंगे। जबकि रियासत के अंदर गरीब लोग तो पहले ही मोबाइल के साथ भी टैक्स दे रहे हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स है चाहे डायरेक्ट टैक्स है। गरीब से गरीब लोग भी जिनको अब एहसास के जरिए पैसे भी नहीं मिल रहे हैं वो भी टैक्स दे रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जो शराफिया है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन माफिया हो चाहे कोई हो, उनको मराद पे मराद और एमनेस्टियों पे एमनेस्टी दी जाती हैं। तो ये है रियासत का इस वक्त हुकूमत का बल्कि कहना चाहिए क्राइसिस कि वो समझ नहीं पा रही हैं कि जिस मकसद के लिए वो आए थे इंसाफ की बात करते थे और अब सबसे ज़्यादा जो है बेइंसाफी इनके दौर में हम देख रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, आप टैक्स रिफॉर्म बॉडी का हिस्सा रहे हैं और आपने एक बड़ी सादा प्रपोजल दी थी कि 10% से एन ब्लॉक सब पे लगा दें ऊपर से नीचे तक, और जो है वो टैक्स भी ज़्यादा होगा अब और लोगों पर प्रेशर भी कम आएगा। आपकी बात भी साबका वजीर खजाना से 2 घंटे की हुई थी, उन्होंने कॉल की थी आपको, वो क्या था और उस पर अमल करने में क्या मुश्किलात हैं? जी उसी सिलसिले में फिर दोबारा जो है 17 को यानी कि एक दिन बाद इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें अब डॉक्टर लैफर खुद आ रहे हैं। हमारा ख्याल है कि अगर आप रियासत के अंदर मुनासिब टैक्स लगाएं और ग्रोथ की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और लोगों के हकूक़ को पूरा करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। आपने देखा कि ये रियासत के अंदर सबसे बड़ी जो है इस हुकूमत ने काबीना बनाई, उसके अंदर मशीर हैं, फिर उसके अंदर स्टेट वजीर हैं, फिर पता नहीं क्या क्या नाम उन्होंने रखे हुए हैं। वो आप देखें तो शायद एक टेबल पर उनका देखना मुश्किल नज़र आता है, फिर वो ज़ाहिर है मराद भी लेते होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो नारे थे बिल्कुल उसके बरक्स हुआ है और हमें बहुत अफसोस होता है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने ये पहले भी बताया कि आइन पाकिस्तान का आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी सिक्रेसी गई
तो इसका मतलब अगर कोई अदालत में जाए तो ये क्वेश्चन बन सकता है। मगर जो दूसरा मेरा कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूँ, जब आप पाकिस्तानी जो बिजनेस कम्युनिटी है या पाकिस्तानी ऑलरेडी टैक्स के जो अमला है उनको निपटते हैं, आपको पता है यहाँ मुकमुका का भी कल्चर है, तो इसका मतलब है कि एक वो उसको फारग करेंगे तो फिर तीसरा बंदा आ जाएगा, तो इससे टैक्स बढ़ेगा कि कम हो जाएगा वसूली उसकी? जी, इससे होगा कि लोगों की जेबों में पैसा जाएगा, रियासत के पास तो नहीं जाएगा। और फिर एक दफ़ा हम देखेंगे कि एक मखसूस तबका जो है वो अपने जेबों में पैसा रखेगा, यहाँ से वो उसका इस्तेमाल भी जिस तरीके से करेगा हम जानते हैं। और ये एक दरअसल मैं समझता हूँ कि तबाही की तरफ जाने का रास्ता इन्होंने चुना है। आज की दुनिया में ऑटोमेशन है, हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और यही इन्होंने कहा था कि हमारे पास तो एल्गोरिथम भी आ गया है, हमारे पास तो हर एक का डेटा जब आ गया है तो आप लोगों को बताएं। और जो अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, 200 के करीब ममालिक है दुनिया में, ये चीज़ कहीं प्रैक्टिस हुई है कभी किसी पाकिस्तान के अलावा? जी, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक दुनिया के किसी मुल्क में भी रियासत इस कदर बेबस हो गई हो कि उसने ये कहा हो कि हम अब अपना काम नहीं करते हैं और ये काम बाहर से लोग आगे करें। ये बुनियादी मैंने जैसे कहा कि हमारी आइन की रूह के खिलाफ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा मालूमात में दी। बात करके बात करता हूँ कि जब आपके यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, नंबर पूरे करने में लगे हुए हों, तो फिर आप उस इशराफिया को हाथ नहीं डाल सकते कि जिसकी जेब में बहुत से MNAs और MPAs भी हों और एक लड़खड़ाती हुई हुकूमत हो। ये सारे आवे का आवा ठीक करना पड़ेगा। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।